हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सम नेचुरल फेनोमेना। ये क्लास 8th का चैप्टर है। इसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या नेचुरल फेनोमेना होते हैं हमारे सराउंडिंग, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हम पर, और जितने भी एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन सभी पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, है ना। और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अर्थ पे हो रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जो कि एक्चुअल में नेचुरल फेनोमेना है। मतलब कि नेचर खुद ही ये सब चीज़ें करती हैं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना। सो सम नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना आर साइक्लोन्स जो कि सीज और ओशंस में आते हैं। उसके बाद लाइटनिंग जो हमारी हमें आसमान में दिखती है, एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना है। अ लाइटनिंग इज अ स्ट्राइक ऑफ ब्राइट लाइट, यानी कि लाइटनिंग एक्चुअल में एक ब्राइट लाइट होती है एंड साउंड क्रिएट करती है कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से साउंड क्रिएट करती है। और ये कहाँ कहाँ होता है? बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और क्लाउड्स के बीच में, या फिर डिफरेंट क्लाउड्स के बीच में, यानी कि क्लाउड और क्लाउड के बीच में भी लाइटनिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है। अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग। अर्थक्वेक क्या होती है? एक शेकिंग होती है, एकदम चेंजेस जो होते हैं। एंड द ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में जब एक लेयर दूसरे लेयर के कांटेक्ट में आकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, या तो स्ट्राइक हो जाती है, या शेक करने लगती है, उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ में, और ह्यूमन की प्रॉपर्टी भी इफेक्ट होती है। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। सो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विथ अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं उसे रब करके। ठीक है, उसमें चार्ज ला सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड, जब ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, ठीक है, दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक पीसेस ऑफ पेपर, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो वो लाइट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जिनका वेट कम होता है, उनको वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, जैसे कि पीस ऑफ पेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अ प्लास्टिक रिफिल, स्केल और कॉम्ब व्हेन रब्ड विथ ड्राई हेयर, यानी कि जब भी प्लास्टिक स्केल को आप अपने ड्राई हेयर से रब करते हो तो पेपर या पॉलीथीन को वो क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है, या फिर पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉम्ब है उसके ऊपर आ गया कोई चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से वो अदर पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। द चार्जेस एक्वायर्ड बाय रबिंग आर स्टैटिक चार्जेस। जब भी ये जो चार्जेस होते हैं एक्चुअल में, जो रब करने के बाद उसमें जो चार्ज आता है उसे कहते हैं स्टैटिक चार्जेस, है ना। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें स्टैटिक चार्जेस कहा जाता है। ठीक है, अब व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। क्यों? क्योंकि वो चार्जेस मूवेबल हैं, मूव कर रहे हैं। जबकि जो अभी आपने जो ये रबिंग की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जेस लाए हैं वो स्टैटिक चार्जेस हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होता। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट वो है जो कि किसी कंडक्टर में चार्ज के फॉर्म में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक गर्ल है जिसने क्या किया है कि रब किया है, मतलब एक्चुअल में जो रफ हेयर है इसके वो बलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। ओके, सो टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप्स यानी कि कितने टाइप के चार्जेस होते हैं और उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। हम आसपास देखते हैं कि हमेशा 2 तरीके के वायर लगे रहते हैं। तो एक पे तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक में होता है नेगेटिव चार्ज। सो दे आर पॉजिटिव चार्ज, जिससे डिनोट करते हैं प्लस साइन से, एंड नेगेटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय माइनस साइन। ओके, सो
टू चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट और रेपल इच अदर, दो बॉडीज जो हैं या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या तो वो रेपल करेंगी, है ना। तो लाइक या सिमिलर चार्जेस रेपल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, यानी कि जब भी दो सिमिलर चार्जेस आते हैं या तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव आ सकता है। जब भी ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर अनलाइक चार्जेस आएंगे, यानी कि जो जो सिमिलर चार्जेस नहीं है, जैसे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। नाउ लाइक चार्जेस रेपल इच अदर, कैसे बताओगे कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं, या दोनों एक जैसे चार्जेस जो हैं माइनस माइनस एक दूसरे को रेपल करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी करते हैं, इन्फ्लेट टू बलून्स, दो बलून्स को फुलाइए एंड हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच इच अदर, यानी कि उनको इस तरीके से हैंग कर दीजिए ताकि वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाए। रब बोथ द बलून्स विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, इन दोनों को वुलन क्लॉथ से क्या करेंगे, रब करेंगे एंड रिलीज देम, इन दोनों को इस तरीके से छोड़ देंगे। तो देखेंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। एक्टिविटी नंबर सेकंड से देखते हैं, रब अ प्लास्टिक रिफिल, यहाँ पे एक प्लास्टिक रिफिल है, उसको विथ पॉलीथीन, इसको रब अ प्लास्टिक रिफिल विथ पॉलीथीन, यानी कि इसको एक पॉलीथीन से रब करिए एंड प्लेस इट इन द ग्लास टम्बलर, इसको ग्लास टम्बलर के अंदर रख दीजिए। एंड रब अनदर प्लास्टिक रिफिल विथ पॉलीथीन, इसको भी पॉलीथीन से रब करिए और ब्रिंग इट नियर द चार्ज रिफिल, इसको इसके पास लेके आइए। तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही सब्सटेंस से रब किए गए हैं, तो दोनों पे सिमिलर चार्जेस आएंगे और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। नाउ अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जब दो अनलाइक चार्जेस, दो अलग अलग चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, अ चार्ज प्लास्टिक रिफिल बाय रबिंग विद अ पॉलीथीन, इसको रब करिए पॉलीथीन से और इसे करिए किसी भी वुलन मटेरियल से, इसको रब कर दीजिए। जब दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, ये बलून इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इससे पता लगता है हमें कि यहाँ पे दो अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। चार्जेस अक्वायर बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, चार्जेस अक्वायर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अलग अलग चार्जेस से मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस से रब करने पर अलग अलग चार्जेस डिपॉजिट होते हैं। अच्छा, ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क, एक ग्लास रोड को जब आप सिल्क से रब करते हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वही अगर एक प्लास्टिक रोड को अगर आप उसे फर से रब करते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये है इनके एक्टिविटीज़ जो आप घर पे करके आसानी से देख सकते हो। ना फ्रिक्शनल ऑर्डर, यहाँ पे वुल, फ्लैनल, फर, सीलिंग वैक्स, पेपर, सिल्क, हैंड, तो ये सब चीज़ें जो हैं जिसको आप रब करके किसी और सब्सटेंस के पास ले जाकर देख सकते हैं। व्हेन एनी ऑफ दिस मटेरियल आर रब्ड टुगेदर, जब इनको रब किया जाता है, द वन इन द हायर ऑर्डर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अ ग्लास रोड रब विथ सिल्क, जब एक ग्लास रोड को सिल्क से रब किया जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वहीं पर एक एबोनेट रोड को जब रब किया जाता है फर के साथ तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसको किसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि वो चार्ज्ड है या नहीं। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस और नॉट, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि उस जो ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं कि नहीं है, ठीक है। इस डिवाइस का यूज़ करके हम उसका पता लगा सकते हैं। अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी मेड बाय यूजिंग एन एम्प्टी बॉटल, एक इलेक्ट्रोस्कोप को बनाने के लिए आपको एक एम्प्टी बॉटल चाहिए, ठीक है। अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए जिसके ऊपर लगा हो। अब पेपर क्लिप चाहिए एंड 2 स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, 2 एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए। पास वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप थ्रू द कार्डबोर्ड, आपको इस जो मेटल क्लिप है पास वन एंड ऑफ द पेपर क्लिप थ्रू द कार्डबोर्ड, इसको एक पेपर क्लिप को एक कार्डबोर्ड की यहाँ से अटैच करना है एंड हैंग 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स फ्रॉम अदर एंड, यहाँ पे आपको 2 एल्यूमिनियम
स्ट्रिप्स लगा देनी है। इफ़ द चार्ज बॉडी इज टच टू द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, जब भी कोई चार्ज बॉडी इसकी तरफ इसको टच करेगी, द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स रेपल इच अदर, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे। इससे यही पता लगता है कि ये जो मतलब जो करंट पास हो रहा है इन दोनों में क्या है, एक जैसा, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करेंगी, रेपल करेंगी। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है या पास लाया जाता है, तो चार्जेस पास हो जाते हैं फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, यानी कि जो चार्ज बॉडी में चार्जेस हैं वो अनचार्ज बॉडी में भी चले जाते हैं। दिस मैथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन। इस मैथड को क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है। इफ़ बॉडी इज चार्ज बाय कॉन्टैक्ट इट गेट्स द सेम चार्जेस एज द चार्ज बॉडी, यानी कि कोई भी चार्ज बॉडी अगर नेगेटिव है तो उस वाली दूसरी वाली बॉडी पर भी नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चले जाएंगे। सो वी कैन ऑब्जर्व द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि चार्जेस यहाँ पे हो रहे हैं ट्रांसफ़र। ठीक है। इफ़ अ चार्ज प्लास्टिक रोड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एन इलेक्ट्रोस्कोप, जब भी कोई चार्ज प्लास्टिक रोड को आप इसके पास लेके आते हो तो चार्ज्ड आर ट्रांसफर टू दी मेटल स्ट्रिप्स, तो ये जो चार्जेस हैं वो मेटल स्ट्रिप्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यहाँ पे जो भी मटेरियल है ये क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करने लगता है। सो दिस इज़ बिकॉज बोथ द मेटल स्ट्रिप्स गेट द सेम चार्जेस, दोनों के पास सेम चार्जेस जाएंगे एंड दे रिपल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे पता लगाएंगे, इफ़ वी टच अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद आवर हैंड, हम अपने हाथों से जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो द चार्जेस पास थ्रू अवर बॉडी टू द अर्थ, तो जो भी चार्ज इसके पास है वो हमारे थ्रू जाकर अर्थ में चला जाता है। ठीक है। एंड द मेटल स्ट्रिप्स कोलैप्स, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो चार्जेस हैं वो चार्ज बॉडी से अर्थ के पास जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थिंग। ठीक है। सो द अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं या घरों में भी जो एक अर्थिंग की जाती है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हमारे घरों में कभी कोई इलेक्ट्रिक करंट लीक हो तो वो जो करंट है वो डायरेक्ट अर्थ के पास चला जाए, इसी को कहते हैं अर्थिंग। ठीक है। जिससे कि हम क्या होते हैं, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। नाउ लाइटनिंग, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एयर करंट्स मूव अपवर्ड। ठीक है। जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो जो एयर करंट है वो ऊपर की तरफ होता है, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है। सो दिस मूवमेंट कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस इनटू द क्लाउड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, नीचे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट एट द अपर पार्ट एंड द नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट एट द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड। सम नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द ग्राउंड ऑल्सो, तो कुछ नेगेटिव चार्जेस नीचे भी कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस फॉर्म, जब ज़्यादा अमाउंट में चार्ज फ्लो होने लगते हैं, बनने लगते हैं, सो व्हेन द चार्जेस पास फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ, तो ये जो चार्जेस है वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। सो देन द चार्जेस पास थ्रू द क्लाउड्स टू द अर्थ इन प्रोड्यूसिंग स्ट्राइक्स ऑफ लाइट एंड साउंड, जिसकी वजह से लाइटनिंग भी क्रिएट होती है और साउंड भी क्रिएट होता है। सो द लाइट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड लाइटनिंग, जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसे लाइटनिंग कहते हैं, और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको थंडर कहते हैं। ठीक है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वॉज फर्स्ट डिस्कवर दैट लाइटनिंग वॉज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो एक्चुअल में जो लाइटनिंग हो रही है ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही किसने पता लगाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि एक साइंटिस्ट थे। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग। एक लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हम अपने घरों को लाइटनिंग से, बिजलियों से बचा सकते हैं। ठीक है। और लाइटनिंग कंडक्टर हैज़ अ मेटेलिक रॉड, इसमें एक मेटेलिक रॉड होती है जिसका अपर एंड जो होता है पॉइंटेड रहता है,
ठीक है। एंड द लोअर एंड इज ज्वाइंट टू अ मेटल प्लेट, इसका जो अदर एंड होता है, जो अर्थिंग जिसके जो ज़मीन के अंदर रहता है, वो एक प्लेट के साथ जुड़ा रहता है, मेटल प्लेट के साथ, ब्यूरिड इनसाइड द ग्राउंड। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब लाइट यहाँ पे यानी कि बिजली जब इसके ऊपर गिरती है, तो द इलेक्ट्रिक चार्जेस पास थ्रू इट टू द अर्थ, यानी कि जो चार्जेस हैं इसके अंदर जाके नीचे चले जाते हैं अर्थ में, विदाउट कोजिंग एनी डैमेज ऑफ टू द बिल्डिंग, यानी कि बिना किसी डैमेज किए हुए वो जो चार्जेस है ग्राउंड में चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं अर्थिंग। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इफ़ यू आर आउटडोर्स, यार कि आप बाहर हो तो क्या करोगे? ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रक्स, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। अगर आप इन सबसे जा रहे हो मोटर बाइक्स ट्रक्स से, तो वो सेफ नहीं है अगर वो ओपन है तो, ठीक है। ओपन फील्ड, पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस, टॉल ट्रीज आर नॉट सेफ, ठीक है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ इफ इट इज हैव अ मेटेलिक रॉड, ओके। इफ इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, अगर आप फॉरेस्ट के अंदर हो तो आपको छोटे ट्रीज के अंडर रहना है। इफ इन एन ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, अगर आप खुली जगह में हैं तो ट्रीज से दूर रहिए, पोल से दूर रहिए और मेटेलिक ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। डू नॉट लाई डाउन, स्क्वाट ऑन द ग्राउंड विथ हैंड्स ऑन द नीज एंड हेड बिटवीन द हैंड्स। नाउ इफ इनसाइड द हाउस, अगर आप घर में हैं, सो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिक वायर्स से स्ट्राइक हो सकती है, टेलीफोन कोर्ड से स्ट्राइक हो सकती है, मेटल पाइप से स्ट्राइक हो सकती है। सो कॉन्टेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, तो इन सब ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है क्योंकि लाइटनिंग इनसे स्ट्राइक हो सकती है। इट इज़ ईजियर टू यूज़ मोबाइल्स एंड कॉर्डलेस फोन्स देन वायरलेस, सॉरी द वायर्ड फोन्स, यानी कि जिनके पास जो वायर वाली चीज़ें हैं उनको उनसे दूर रहना है, और जो बिना वायर की चीज़ें हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ से चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक टीवी, कंप्यूटर्स शुड बी अनप्लग्ड, इन्हें अनप्लग्ड रखना चाहिए, यानी कि उन्हें चालू नहीं रखना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ रनिंग वाटर, यानी कि आपको बारिश में नहीं नहाना है उस टाइम पे। Now, earthquake. An earthquake is a sudden shaking or trembling of earth caused by a disturbance deep inside the earth's crust. अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि ऊपर की जो लेयर है वो एक्चुअल में लेयर बाय लेयर है, यानी कि 2-3 लेयर के साथ बनी हुई है, बहुत सारी लेयर में बनी हुई है। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चढ़ जाती है उसकी वजह से ही शेकिंग होती है अर्थ पे, है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है, इसी डिस्टर्बेंस को क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक कहा जाता है। एन अर्थक्वेक कॉज डैमेज ऑफ बिल्डिंग, इससे बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, डैम्स डैमेज हो जाते हैं, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं। इट कैन कॉज लैंडस्लाइड्स, इससे लैंडस्लाइड्स आ जाती है, फ्लड आ सकता है, सुनामी आ सकती है। इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी भी इससे डैमेज होती है। ओके, नाउ व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक में आता है तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट इज नॉट वन पीस, यानी कि जो बाहर का जो भी लेयर है अर्थ की उसे क्रस्ट कहा जाता है, और वो सिर्फ एक लेयर नहीं है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी प्लेट्स, वो बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। एंड दिस प्लेट्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, वे प्लेट्स एक दूसरे मूव करती ही जाती हैं, ठीक है, कर रही हैं। व्हेन दिस प्लेट्स ब्रस्ट पास्ट ईच अदर, यानी कि जब एक दूसरे से टकराती हैं। व्हेन वन प्लेट गोज अंडर अनदर प्लेट ड्यू टू कोलाइशन, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है, ठीक है। सो दे कॉज डिस्टर्बेंस एंड कॉज दिस अर्थक्वेक, तो इसी से क्या आता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और अर्थक्वेक आता है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन, जो बाउंड्रीज होती हैं दो प्लेट्स के बीच की वो वीक जोन होती है, इन्हें ही सिस्मिक जोन कहा जाता है या फिर फॉल्ट जोन कहा जाता है। अर्थक्वेक्स ऑफन अकर इन द सिस्मिक जोन, यही जो इन दोनों के बीच की जो वीक जोन है यानी कि सिस्मिक जोन जो है, इसी में ही क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है। Now, the seismic zone in India are Kashmir, Himalayas, Indo-Gangetic Plate and northeastern region, Kutch, Rajasthan, Andaman and Nicobar Island, some region of South India. यहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस्मिक जोन है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन स्केल
विच इज़ कॉल्ड रिचर्ड स्केल। जो अर्थक्वेक को मेज़र करने का जो स्केल है उसे रिचर्ड स्केल कहते हैं। एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 7.5 ऑन द रिचर्ड स्केल। यानी सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक अभी तक मेज़र किया गया है उसका मैग्नीट्यूड 7.5 तक रहा है ऑन रिचर्ड स्केल। सो अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। जो अर्थक्वेक की वजह से वेव्स क्रिएट होती है सरफेस पे उसे सिस्मिक वेव्स कहते हैं। सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको रिकॉर्ड किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड का वेव आया है। ठीक है, सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ही जोन जो हैं वो सिस्मिक जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। सुनामी आ जाती है इससे। क्यों होती है सुनामी? हाउ सुनामी वर्क्स एंड सुनामिक नेसिस। सो यू कैन सी हियर कि जब सी और ओशन के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यह सिस्मिक जोन। यहाँ पर क्या होता है कि एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम चेंजेस आने लगते हैं वाटर में, जिसकी वजह से सुनामी आती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सुनामी एज यू कैन सी द पिक्चर हियर। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ जिसमें कि हम सिस्मिक मतलब वेव्स के बारे में जान सकते हैं कि कितनी मैग्नीट्यूड की वेव्स आ रही हैं। इसमें एक चार्ट पेपर रहता है, एक ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे लगा रहता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कितनी मैग्नीट्यूड की आ रही है तो उतनी उसके हिसाब से मूवमेंट करने लगता है और ये जो पेन है इसके ऊपर चलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ये शो होने लगता है कि कितना मैग्नीट्यूड का जो भी अर्थक्वेक आया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सिस्मोग्राफ। So this is the end of the chapter. Thank you all of you.